हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर आप अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। अब मैं आपके सामने हूं केस नंबर 5 लेकर, क्योंकि इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस आपको दे चुकी हूं जिसमें हम 4 केसेस ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं 3 और केसेस आपको दूंगी जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, राइट। सो आई एम स्टार्टिंग विद केस नंबर 5। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, टॉपिक जो लिया गया है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब जो 2020 का सिलेबस है उसके हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट इन द सिलेबस, आई नो दैट, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो जरूरी नहीं है आपको क्वेश्चन पेपर में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन केस में इंक्लूड हो सकता है। सो इसीलिए मैंने भी उसे यहाँ एक केस में इंक्लूड कर लिया है, सो दैट यू कैन जस्ट रेफर और यू कैन कीप इट इन माइंड। चलिए स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन। ये है हमारा केस, लेट्स रीड, फिर इसमें से हम आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। इन recent years, awareness of the harmful effect of chemical-based fertilizers and pesticides on our health is on rise. Conventional agriculture relies heavily on chemical fertilizers and toxic pesticides, etc., which enters the food supply, penetrate the water sources, harm the livestock, deplete the soil and devastate natural ecosystem. I'm sure आपको पता चल गया वो क्या बात कर रहा है। इसे पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पहले से ही आइडिया हो आंसर्स कहाँ हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, इट्स लाइक अ कॉम्प्रिहेंशन सॉल्यूशन। 2 तरीके होते हैं, एक पहले पैराग्राफ पढ़ा जाता है और बाद में क्वेश्चंस। आप बाद में क्वेश्चंस पढ़ के भी इसे पढ़ सकते हैं, इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई करें, लेकिन कंडीशन यही आंसर सही लगाएं। एफर्ट्स इन, आगे पढ़ रही हूं मैं, एफर्ट्स इन इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज विच आर इको फ्रेंडली आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उनमें से एक एडवांस सच टेक्नोलॉजी विच इज इको फ्रेंडली इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। In short, organic agriculture is a whole system of farming that restores, maintains, enhances the ecological balance. There is an increasing demand for organically grown food to enhance food safety throughout the world. फिर ऑर्गेनिक फूड के बारे में बता दिया, इट्स ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। मेनी कंट्रीज हैव अराउंड 10% ऑफ देयर फूड सिस्टम अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। देयर आर मेनी रिटेल चेन्स एंड सुपरमार्केट्स व्हिच आर अकॉर्डेड with green status to sell organic food. Moreover, organic food command higher price of around 10 to 100% than conventional ones. और ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स्ट बुक में से लिया गया है। 11 इसलिए बिकॉज अभी भी इंटरनेट पर ये 11th को ही बिलोंग कर रही है, कब से ये 12th की हो चुकी है, बट दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन। चलिए अब क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो क्या है? Do you think that the chemical-based fertilizers and pesticides have harmful effects on the health? बेटे वैसे तो आप बिना पैराग्राफ देखे भी इसे आंसर कर सकते हो, बट दे रियली वांट कि आप पैराग्राफ में से आंसर करें, अपना नहीं। तो हम इसे पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो, यहाँ पढ़ा था हमने कि भाई दिस हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन दिस। तो उसने बोला है, पहले आपको पूछा डू यू थिंक इट हैज, सो आप आंसर शुरू करेंगे यस या आई एग्री। Chemical-based fertilizers and pesticides actually have harmful effect on the health. अब ये आंसर खत्म नहीं हुआ because you've not given the reason yet. आप मेरी बात समझ गए? आपके yes no का मार्क नहीं है, रीजन दे दीजिए because it is given in the paragraph. It's written कि ये जो conventional agriculture relies heavily on fertilizers, toxic pesticides, जो क्या करते हैं, हमारे फूड में जाते हैं, पानी को खराब करते हैं, लाइफ स्टॉक को डिप्लीट, हार्म कर रहे हैं, सॉइल डिप्लीट, ये सारे रीजंस हैं। Devastate natural ecosystem. So that is why I'm saying it has the harmful effect on our health. Did you understand that? I'm sure you must have understood. आगे चलते हैं. Do you feel that the conventional agriculture has drawbacks? अब वही आ गया, क्या इसके कोई drawbacks हैं? ये सभी drawbacks ही हैं। हम कहेंगे जी conventional agriculture जो system है ये heavily fertilizers और pesticides पर depend करता है। ओके, तो इसका हमारे ये जो क्वेश्चन है क्या है, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। ये हमारी हेल्थ को भी खराब करता है, हमारी सॉइल को भी खराब करता है। इन्हीं में से 1-2 पॉइंट्स उठाकर आप उसका पैराग्राफ बना देंगे। इज इट क्लियर बच्चा? चलिए, इन व्हाट वेज ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेनिफिशियल। अब बेनिफिशियल बता दीजिए, कहाँ है ऑर्गेनिक फार्मिंग बेनिफिशियल? ये सारा था भैया, इट इज ये रहा,
होल सिस्टम, ये ऐसा एक सिस्टम है जो कि रिस्टोर करता है, मेंटेन करता है और हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को एनहांस करता है. सो यस, बात समझ गए? ओके, लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्पफुल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इसका भी आंसर यहीं पर ही है बेटा. यहां था ना, हमने पढ़ा सस्टेनेबल, ये रहा, एफर्ट्स इन इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज विच आर इको फ्रेंडली इसेंशियल फॉर दिस. और इनमें से एक जो मेथड है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कीपिंग इन माइंड करता है, इसीलिए दिस इज वेरी मच व्हाट, it's helpful in sustainable development. Did you understand that? So this is how you can get the question in the paper, जो कि कहने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर से रिलेटेड था, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी मेंशन था. चलिए अब मैं चलती हूं अगले केस पर, केस नंबर 6, रूरल डेवलपमेंट चैप्टर, यूनिट नंबर 3, विमेन एंड द इकोनॉमी. जैसे कि मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलते जा रही हूं कि विमेन एक ऐसा कंपोनेंट या फैक्टर है सोसाइटी का जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, एंड देन यू हैव विमेन सेफ्टी, विमेन हेल्थ. हम आपकी इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत जगह विमेन के बारे में, लिटरेसी के बारे में बात है. तो एक क्वेश्चन विमेन से रिलेटेड पेपर में होता ही होता है. तो ये वाला केस देखो क्या कहता है. ये थोड़ा सा फॉन्ट गड़बड़ है, बट स्टिल वी कैन रीड. विमेन एंड द इकोनॉमी. The participation of women in the workforce, the quality of work allotted to them, and their contribution to GDP are indicators of the extent of their being mainstreamed into the economy. The National Skill Development Program, yani NSDP, has identified 231 modular courses for women. Skills Development Program hai beta. It is critical that the training has relevance to the changing labor market. Efforts are needed to link skill development program to the NSDP to ensure relevance and enhance employability. मतलब ये skills जो हैं वो employability से relevant होने चाहिए. An important strategy for financial inclusion of women, which is crucial for their integration in the economy, has been microfinance. बहुत छोटी है. The model encourages access of SHGs to bank both as a mean of the saving and as provider of loan service. अब SHG पढ़ते ही आपको अपनी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन याद आ जानी चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में आप ये पढ़ चुके हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. By March 2010, 69.53 lakh SHGs, including those formed under the SGSY, had been covered under the National Bank for Agriculture and Rural Development, यानी NABARD SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम इसके अंडर आ गए. ऑफ दीज, इनमें से 76% आर एक्सक्लूसिवली विमेन SHGs, अकाउंटिंग फॉर 72.5% ऑफ सेविंग, 82 आउटस्टैंडिंग लोन्स. चलो अब हमें पैराग्राफ का आइडिया हो गया. दे आर टॉकिंग अबाउट विमेन, दे आर टॉकिंग अबाउट स्किल्स डेवलपमेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट SHGs एंड NABARD की लिंकेज. चलो क्वेश्चन देखें. Do you think that is it enough to have a government training program to change the labor market? क्वेश्चन समझो पहले. क्या आपको लगता है कि ये इनफ होगा कि जो गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम करती है, ठीक है, टू हैव अ गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम टू चेंज द लेबर मार्केट. चेंज द लेबर मार्केट मतलब लेबर मार्केट जो चेंज हो रही है वो प्रोग्राम से रिलेटेड होगा. तो देखिए यहां लिखा था कि यहां पर था कि नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है जो हम दे रहे हैं इनको, क्या ये इनफ है? यहां लिखा था ना, इट इज क्रिटिकल दैट द ट्रेनिंग हैज रेलेवेंस टू चेंजिंग मार्केट. तो वो पूछ रहा था क्या ये आपको लगता है इनफ है? बोला नो, इट इज क्रिटिकल. इट्स क्रिटिकल दैट द ट्रेनिंग हैज बीन रेलेवेंस. मतलब अभी इस पर बहुत ज्यादा हम वो नहीं कह सकते कि ये जो ट्रेनिंग हो रही है वो लेबर मार्केट के चेंजेस को कीपिंग इन माइंड. तभी तो कह रहा था लिंकेज की जरूरत है. तो हम ये लाइन लिख देंगे जी कि भैया इट इज क्रिटिकल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चे बात समझ में आ रही होगी आप सबको. हाउ इज स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर विमेन इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है जी स्ट्रैटेजी? यहां था ना, एन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर विमेन इंक्लूजन विच इज क्रूशियल फॉर देयर इंटीग्रेशन इन द इकोनॉमी. ये क्या है? माइक्रो फाइनेंस है. ओके सो हम यहाँ क्वेश्चन क्या था? How is strategy for financial inclusion? So it is what? It has been microfinance. So ये पूरी लाइन आपका आंसर हो जाएगी.
आगे चलो, हाउ कैन एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ वुमेन बी इंक्रीज्ड, कैसे बढ़ाएं, बताइए, सोचें। यहां लिखा था ना एम्प्लॉयबिलिटी एनहांस करनी है तो क्या करो, रेलिवेंट कर दो, एफर्ट्स नीडेड टू लिंक, एफर्ट्स आर नीडेड टू लिंक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू द एनएसडीपी टू एंश्योर रेलिवेंस एंड एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी। बात समझ में आई बेटा? तो आपको ये पॉइंट यहां पर दिखाई दे गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, चलिए अगले क्वेश्चन में आ गए हम। ये क्वेश्चन क्या था, हाउ डज एसएचजी हेल्प इन इंप्रूवमेंट ऑफ वुमेन। लास्ट क्वेश्चन इस वाली केस का, हाउ डज एसएचजी हेल्प इन इंप्रूवमेंट ऑफ वुमेन, यहां था ना एसएचजी कैसे हेल्प करता है, बताइए भाई। एसएचजी ये रहा, ये देखिए एसएचजी द मॉडल क्या इनकरेज करता है, असेस ऑफ एसएचजीज टू बोथ, दो चीजों के लिए, एक उन्हें मीन्स देता है सेविंग के लिए, दूसरा लोन सर्विस प्रोवाइडर है। दिस इज हाउ एसएचजी मॉडल जो है वो इनके लिए इंप्रूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आई एम श्योर इट इज क्लियर। चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट केस ऑफ इंडियन इको, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई एम श्योर यू नो इट इज टेकन फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर, ठीक है। चलिए लेट्स रीड द पैराग्राफ। पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चंस बाद में देखते हैं हम। Since independence, power management in the capital has changed hands 4 times. The Delhi State Electricity Board DSEB was set up in 1951. This was succeeded by the Delhi Electric Supply Undertaking DESU in 1958. The Delhi Vidyut Board DVB came into existence as SEB in February 97. सबके ईयर दे दिए उन्होंने। Now the distribution of electricity vests with 2 lending private sector companies, Reliance Energy, BSES Rajdhani Power Limited and BSES Yamuna Power, ये Reliance के हो गए, and Tata Power Limited NDPL. They supply electricity to approximately 28 lakh customers in Delhi. The tariff structure and the other regulatory issues are monitored by, अब इनको कौन मॉनिटर करता है, Delhi Electricity Regulatory Commission. It is DERC. 4 बार हुआ ना, तो ये 4th आ गया। Though it was expected that there will be greater improvement, इनसे था कि improvement होगा power distribution में and the customer will benefit in a major way, experience shows unsatisfactory results. Clear? चलिए अब इसका क्वेश्चन देखें। हाउ मेनी टाइम्स पावर मैनेजमेंट सिस्टम हैज बीन चेंज्ड इन दिल्ली सिंस इंडिपेंडेंस। अभी पता चल गया आपको कितनी बार था, यहां लिखा है फर्स्ट लाइन में, इट हैज बीन चेंज्ड हैंड्स 4 टाइम्स, राइट। सो दिस इज द आंसर। चलिए, व्हाई वाज DERC सेटअप, DERC क्यों सेटअप हुआ भाई, ये वाला DERC क्यों सेटअप हुआ था, देखिए क्या लिखा है उसमें, so that क्या था, द टैरिफ स्ट्रक्चर और रेगुलेटरी इश्यूज जो होंगे वो कौन मॉनिटर करेगा, ये करेंगे, और एक्सपेक्टेशंस थी कि इससे क्या हो जाएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव हो जाएगा, राइट। तो इसलिए इसको सेटअप किया गया। नेम एग्जिस्टिंग कंपनीज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया। अब ये जनरल क्वेश्चन आ गया और आपको पता होना चाहिए आपके स्टेट में कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जैसे पंजाब है तो पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड PSEB, एंड हाउ फार दीज आर एफिशिएंट। तो आप अपनी जनरल, बेटे वैसे तो आप पढ़ ही चुके हो उसमें, ऑल्दो पावर जो है वो आपके सिलेबस का 2020 का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको पता ही है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू पीपल आर फेसिंग, है ना। पावर कट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, राइट, और जो PSEB है वो लॉसेस में जाता है बिकॉज ऑफ थेफ्ट। तो जनरल पॉइंट्स आप इसमें दे सकते हैं, ठीक हो गया। इसका आंसर आपके केस में नहीं है, ये आपके जनरल ओपिनियन और नॉलेज को चेक कर रहे हैं। गिव योर सजेशंस फॉर इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया। अगेन इट इज नॉट टेकन फ्रॉम द पैराग्राफ, सजेशन मांग रहा है, आप कैसे इंप्रूव करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया। तो अगेन ट्रांसमिशन लॉस को सेव किया जाए, अंडरग्राउंड पाइप लगा दी, अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अंडरग्राउंड हो जाए,
कॉपर वायर्स के थ्रू हो, ये तो आप जनरली मुझे लगता है छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आप ना भी इस बात को लें और बार बार ये सोचे नहीं नहीं ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर तो नहीं आप आंसर कर पाएंगे। ये तो आपसे वो एज अ स्टूडेंट 12th क्लास विच इज द सीनियर मोस्ट क्लास ऑफ द स्कूल, उनसे इतनी बात तो पूछी जा सकती है, भाई आपके एरिया में क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे ठीक करोगे। So you cannot connect this with the syllabus, right? So you should have an idea. That is why I've included these questions here. I'm sure it is clear with everybody. So this was case number 7. So we talked about 7 cases here. ये रहा ERC के questions भी आ गए, आपको ये सारी चीजें पता चल गई। जो next videos होंगे वो मैक्रो के case studies से related होंगे। So डू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी केस स्टडीज हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, वो आपको टाइम टू टाइम इंटीमेट होते जाएं। बाय बाय, टेक केयर, डू वेल।